इसके बाद ही सही सूरत हाल सामने आ सकेगी। तो दोबारा फोन करे तो मुझे नाताइज से बाखबर कर देना। वीरा उठते हुए बोली, इस वक्त हम सुल्तान शाह के हक में दुआए खैर के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। तुम कहाँ जा रही हो? गजाला ने उसे दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए देखकर पूछा। जहांगीर बेचारा अकेला है, उसने मासूमियत से जवाब दिया। 8-10 दिन का ज़हनी और जिस्मानी अजाब सहने के बाद उसे भी देखभाल की जरूरत है। तन्हाई में कहीं वो बेअतदाली का शिकार न हो जाए। मैं दांत पीस कर उसे घूरता रह गया, लेकिन वो मेरी नजरों की परवाह किए बगैर डटाई से बाहर चलती। शायद वो जहांगीर के हाथ में बोतल की झलक देख चुकी थी और उसके साथ दूसरे दौर की इब्तिदा करनी चाह रही थी। बाजुकात उसकी हरकतें इतनी बेतुकी होती हैं कि इसकी दिमागी सेहत पर शुबा होने लगता है। गजाला ने एक लंबा सांस लेकर मुतासवाना लहजे में कहा, इस वक्त वह अपनी रूह में कोई दूसरी बात नहीं सोचेगी। मुझे STF में काली भेड़ों की मौजूदगी की खबर से सख्त सदमा पहुंचा है। मैंने गजाला के तबसरे पर ध्यान दिए बगैर कहा, मैं अल्बर्टो वेल्सा का खात्मा करके समझ रहा था कि फोर्स पाक हो गई है, लेकिन यहां तो अपने भी कुछ कम नहीं है। देखो अब इस चक्कर में कैसे कैसे चेहरे बेनकाब होते हैं। STF आसमान से नहीं उतरी, वो भी इसी मुआशरे का एक हिस्सा है जिसमें हम सांस ले रहे हैं। जब हर तरफ बिगाड़ ही बिगाड़ फैल फूल रहा है तो किसी एक इदारे को इस वबा से पूरी तरह नहीं बचाया जा सकता। गजाला ने गहरी संजीदगी से कहा, पर यह है कि आम लोगों से काम लेने के बावजूद इस फोर्स में बुराइयों का उनसर न होने के बराबर है। इसी वक्त फोन की घंटी बज उठी और गजाला की बात अधूरी रह गई। मैं लपक कर रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ अव्वल खान था। उसकी आवाज पत्थर की तरह सख्त और सर थी। यह विजय की मौत का शाखसाना मालूम होता है। इस कार्रवाई में भारतीय कौंसल खाने का चीफ स्टेनो मुलव्विस है। उसके अल्फाज मेरे आसाब पर किसी बम की तरह असरअंदाज हुए। ज़ेन यकलख्त सुन्न होकर रह गया। अगर मैं सही समझा था तो सुल्तान शाह मौत के धाने पर था। विजय की मौत पर उसके हमदर्दों ने बहुत फुर्ती से जवाबी कार्रवाई की थी। अव्वल खान के उन अल्फाज के जवाब में मैं फौरी तौर पर कुछ नहीं कह सका। जब सुकूत तवील होने लगा तो दूसरी तरफ से अव्वल खान की पुरतशवीश आवाज उभरी, क्या बात है, तुम कहाँ गायब हो गए? तुमने कौंसल खाने के चीफ स्टेनो का जिक्र करके मुझे तहय्युर ज़दा कर दिया है। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे अंधेरे में किसी ने बेखबरी में मेरे सर पर लठते मारा हो। तुम्हें इतनी जल्दी ये खबर कैसे मिल गई? मैंने कहा, इसमें हैरत की बात क्या है? उसने मेरे आखिरी सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहा, मोतीलाल का नाम पहले से मेरे सामने था। पिशावर में महाराब खान ने विजय के दस्तरास्त सावन से जो कुछ उगलवाया था वो मेरे सामने था। महाराब खान ने तुम्हारे कराची आने से पहले ही मुझे फोन पर सावन के एतराफात से आगाह कर दिया था और मैंने उसके फोन पर ऑब्जर्वेशन लगवा दिया था। ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डिंग से पता चला है कि उसी ने सुल्तान शाह के बारे में तुम्हारे फ्लैट पर फोन करके बात की थी। लेकिन तुम्हारे दोनों आदमी कहाँ गायब हैं? मैंने सवाल किया और रिसीवर रखकर स्पीकर फोन ऑन कर दिया। इनका मामला अभी तक तारीकी में है। हो सकता है कि वो मोतीलाल से मिले हुए हों। अव्वल खान की आवाज भारी और तफक्कुर आमेज थी। इन दोनों के बारे में अभी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं ये बात अभी तक हजम नहीं कर सका कि तुम्हारी सफ़ों में भी काली भेड़ें मौजूद हो सकती हैं। अव्वल खान की गहरे सांस की आवाज सुनाई दी। फिर वो बोला, तुमने ठीक ही कहा था। अल्बर्टो वेल्सा खुद तो जहन्नुम वासिल हो गया, लेकिन उसने STF में गहरी तराड़ें टाल दी थी। मैं काफी दिनों से ऐसे आदमियों पर गहरी नजर रख रहा हूँ जिन्हें जफर या अल्बर्टो वेल्सा के जमाने में फोर्स में लिया गया था। तो क्या इधर आने वाले दोनों आदमी भी उन्हीं लोगों में से शामिल थे? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, उसने कहा, और उसी वजह से मैं तजब्ज़ुब में मुब्तला हूँ। फिर तो मोतीलाल के फोन की ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डिंग में उन दोनों की आवाजें भी मौजूद होंगी। मेरा भी यही अंदाजा था, लेकिन ऐसा नहीं है। मोतीलाल बहुत चालाक आदमी मालूम होता है। तुम्हारे फ्लैट के नंबर पर की जाने वाली वाहिद कॉल के अलावा उसके खिलाफ कोई सुराग नहीं मिल सका। बाकी तमाम कॉल्स का ताल्लुक उसके रोजमर्रा के मामूलात से है। हो सकता है कि वो अपने मुखबरों से किसी लासिल्की आले पर राब्ता रखता हो। यह भी तो मुमकिन है कि तुम्हारी फोर्स का कोई ऑपरेटस उसकी तहवील में चला गया हो सकता है, उसने एतराफ़ किया। लेकिन इस पर किसी से राब्ता करता तो हम जरूर बाखबर हो जाते। एक सेट से की जाने वाली बात इससे साख्त और फ्रिक्वेंसी के हर सेट पर सुनी जाती है। हमारा सेट अगर उसके पास है तो फिर उसके जरिए हमारी सरगर्मियों से बाखबर रहता होगा। और बस वो अपने सफारती ओहदे की आड़ में एक सीक्रेट एजेंट के फराइज अदा कर रहा है तो मतलूबा वसाइल पर दस्तरस भी रखता होगा। मैंने कहा, एन मुमकिन है कि वो अपने आदमियों से राब्ते के लिए फोन के बजाय किसी मुख्तसर ट्रांसमीटर को इस्तेमाल करता हो। ऐसी सूरत में उस पर हाथ डालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो सब बात की बातें, फिलहाल मुझे सुल्तान शाह की फिक्र है। स्पीकर फोन पर अव्वल खान की आवाज उभरी। माफिया की आड़ में राहवालों ने विजय को भेजकर कोई बड़ा खेल शुरू करने का मंसूबा बनाया था, मगर पिशावर में विजय तुम्हारे हाथों जिल्लत की मौत मारा गया। मैं डर रहा हूं कि कहीं ये लोग इंतकामन सुल्तान शाह को हलाक न करते। सुल्तान शाह को कोई गुजन पहुंचा तो मैं इन सब को खून में नला दूंगा। मैं बेपर गया। जवाबी कार्रवाई के तौर पर तुम कुछ भी कर लो, सुल्तान शाह को पहुंचते हुए नुकसान का अजाला नहीं कर सकोगे। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर इसकी बाजियाबी के बारे में फिक्रमंद हूं, लेकिन कोई राह नजर नहीं आ रही। अगर इधर आने वाले आदमी मुश्तबा थे और उनकी निगरानी की जा रही थी तो इनका निगरान कहाँ गया?
मुझे अचानक ही ख्याल आया और मैंने अव्वल खान से सवाल कर डाला, सुल्तान शाह के बारे में सही खबर उसी से मिल सकती है। मुश्किल यह है कि तुम जरा सी देर में हर कमजोरी को कुरेद डालते हो। अव्वल खान की आवाज यक बयक मुजमहल होगी। आज शायद हमारे सरों पर बदकिस्मती साया फगन है। जब एसटीएफ के दोनों आदमी सुल्तान शाह को साथ लेकर शरफाबाद से रवाना हुए तो निगरानी करने वाला भी अपनी मोटरसाइकिल पर उनके पीछे रवाना हुआ, लेकिन जेल के पार्टी के सामने वाले चौराहे पर उसका एक टायर पंक्चर हो गया। वो टायर बनवाकर उजलत के आलम में लसबेला चौक पर पहुंचा तो उसे बहुत देर हो चुकी थी और मैदान साफ था। उन तीनों में से कोई भी लसबेला के गुलिस्तान होटल तक नहीं पहुंचा था। उस आखिरी इत्तला ने मुझे मुस्तरिब कर दिया। सुल्तान शाह के बारे में मेरी आखिरी उम्मीद इस हकीकत से वाबस्ता थी कि अव्वल खान को अपनी फोर्स के कुछ आदमियों की वफादारी पर शुबा था और ऐसे अफराद की निगरानी की जा रही थी, लेकिन अव्वल खान ने निगरानी करने वाले की मोटरसाइकिल पंक्चर होने की खबर सुनाकर मेरी हर उम्मीद पर ओस डाल दी थी। इन दिनों हम लोग हर तरफ से उस बुरी तरह अपने दुश्मनों के नरके में आए हुए थे कि एक मुसीबत का खात्मा होने से पहले ही कोई दूसरा संगीन मामला चल पड़ता था। हम लोग जब से मकाऊ से वापस लौटे थे मुसलसल उलझनों में घिरे हुए थे। पहले पाइंदा गुल ने माफिया ट्रेड लाइन में अपनी डबोई हुई रकम की वसूली के लिए मुझे घेरा और कराची ही के एक कूची कैंप में उसके भांजे ने मुझे अपना कैदी बना लिया। वो मसला निमटने भी ना पाया था कि खूब रूह और सुबह अंदाम जन्नत गुल के हसीन और वालियाना इंतकामी जज्बे ने मुझे उसकी खलवत का असीर बना दिया। मेरे दानिश में वो जन्नत गुल का एक जज्बाती उबाल था, लेकिन बाद में अंदाजा हुआ कि जन्नत गुल ने औरत के बदतरीन इंतकामी रूप में मुझ पर अपनी अनायात के बरसात की थी। उसने सरदार पाइंदा गुल को पहाड़ों और बस्तियों में जलील और रुसवा करने के लिए मेरी और अपनी खलवत की कहानियां फैलानी शुरू कर दी थी और सरदार पाइंदा गुल के वहशी जानिसारों ने हमें कराची से अगवा करके शिंगारा वैली पहुंचा दिया। शिंगारा वैली से निजात मिलते ही माफिया और इंडियन सीक्रेट सर्विस के डबल एजेंट विजय ने मेरे ऊपर हाथ डाल दिया। इंतहाई नामसाद हालात में विजय को जहां वासिल करने के बाद हम कराची पहुंचे तो जहांगीर के सर पर लीवांग और चांगफाऊ मुसल्लत थे। चांगफाऊ को छलनी करने के बाद लीवांग को अस्पताल में पहुंचाकर जहांगीर को निजात दिलाई तो अब सुल्तान शाह गायब था। यूं मालूम हो रहा था जैसे हमारे तमाम मुखालिफों ने एका कर लिया था और किसी तजर्बेकार फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों की तरह बारी बारी हमसे खेल रहे थे। मैं चंद सानियों तक खामोश रहा। इस मुख्तसर से वक्फे में वो तमाम वाकयात किसी फिल्म की तरह तेजी से मेरे जहन में आते चले गए। बज़ाहिर यूं मालूम हो रहा था जैसे सुल्तान शाह के बारे में हम किसी बंद गली में फंस चुके हैं। क्या बात है, तुम कहाँ गायब हो गए? कदर तवक्कुफ के बाद उबरने वाली अव्वल खान की तेज आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं सोच रहा था अब हम अंधेरे में कहाँ हाथ पैर मारेंगे। मेरी आवाज पर मायूसी गालिब थी। हर तरफ तारीकी नजर आए तो अंधी चाल अमूमन कामयाब रहती है। अव्वल खान की आवाज इस बार उम्मीद अफसा थी। मालूम होता है कि तुमने कोई रास्ता तलाश कर लिया है। मैंने कहा अभी अभी एक तरकीब सोची है। अव्वल खान ने फौरन ही जवाब दिया, इस बारे में तुम्हें कोई काबिले अमल रास्ता निकालना होगा। मेरे पास मोतीलाल की आवाज का टेप मौजूद है, लेकिन वो सीधी तरह अपने जुर्म का एतराफ नहीं करेगा। सफारती तहफुजात की वजह से उस पर बाज़ाब्ता तौर पर दबाव भी नहीं डाला जा सकता। अगर हम लोग खामोशी से उसे उठा लें तो तशद्दुद के सामने वो ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकेगा। फिर वही बात आड़े आती है, सफारती तहफुजात की मौजूदगी में तुम उसे किस तरह गिरफ्तार कर सकोगे? गिरफ्तारी और अगवा में बहुत फर्क होता है। अव्वल खान की आवाज जोमानी होगी। सरकारी सतह पर उसे जरा भी छेड़ा गया तो वो चौकन्ना हो जाएगा, उसके आदमी बेरपोश हो जाएंगे और हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये ज्यादा मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। एक बार ये मालूम हो जाए कि वो अपने घर पर है तो तुम्हारे 2-4 आदमी आसानी के साथ उसे किसी गीदड़ की तरह बांधकर स्टेशन 4 ला सकते हैं। मुझे यकीन है कि वो अपने घर पर ही होगा। अव्वल खान की पूरा एतमाद आवाज उभरी। सफारती मराद की आड़ में काम करने वाले एजेंट अमूमन सिर्फ मंसूबाबंदी करते हैं और धूल धप्पे से दूर रहते हैं। इनकी पूरी कोशिश होती है कि किसी भी बड़ी वारदात के रुनमा होने के वक्त परजाए वारदात से अपनी गैर हाजिरी की मजबूत शहादतें तैयार रखें। मोतीलाल के किराए के आदमी सुल्तान शाह पर काम कर रहे हैं तो वो अपने घर पर ऐश कर रहा होगा। आजकल के मखदूश हालात की वजह से उसके घर पर जो पुलिस गार्ड मामूर किए गए हैं वो उसकी बेगुनाही की सबसे बड़ी गवाही देंगे। मुझे उन्हीं की तरफ से फिक्र है। मोतीलाल पर हाथ डालने के लिए उन गार्ड से मुकाबला करना नागुज़ीर होगा। ये मेरी पॉलिसी के खिलाफ है। उन्हें वहां से आर्जी तौर पर हटाया भी जा सकता है। मैंने तजवीज़ पेश की। सफारतकारों के बारे में होम सेक्रेटरी से कम दर्जे का कोई अफसर हिफाजती इंतजामात में रद्दोबदल नहीं कर सकता। ये कार्रवाई चल पड़ी तो फैसला होने तक अगले दिन का सूरज निस्फ नहार पर पहुंच चुका होगा। फिर पुरानी तरकीब भी इस्तेमाल की जा सकती है। मैंने अपने ज़हन पर जोर देते हुए कहा, मैं भी तो इसी के बारे में जानना चाह रहा हूँ। उसकी जलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। उसके मकान के बाहर वीरा के अगवा का ड्रामा रचाया जाएगा तो गार्ड्स की इंसानी हमदर्दी और मर्दाना हमीयत को बैक वक्त बेदार किया जा सकता है। मैंने वीरा को आंख मारकर स्पीकर फोन पर कहा, बाहर आते ही उन्हें आराम और एहतियात से बेहोश कर दिया जाए तो बाकी काम इत्मीनान से किया जा सकेगा। वो हिल पार्क के नवा में एक सुनसान रहायशी इलाके में रहता है जहाँ बेशतर मकानात में दफातर कायम है
जो रात में बंद और वीरान रहते हैं। उजाला फैलने से पहले ये तरीका कामयाब हो सकता है। अव्वल खान मेरा हम ख्याल था। अपने साथ 3 फुर्तीले और मजबूत आदमियों को लेकर इधर चले आओ। मुझे मोतीलाल के घर का फोन नंबर दे दो। मैं खुद ही उसके घर में मौजूदगी की तस्दीक कर लूंगा। यहाँ से मैं वीरा समेत तुम्हारे साथ हो लूंगा। अव्वल खान ने मोतीलाल के घर का पता और फोन नंबर बताया, जो मैंने कागज पर नोट कर लिया और फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मेरे फारिग होती वीरा मुझ पर बरसने लगी। सुल्तान शाह की जान खतरे में है और तुम मुझे आंख मारकर मुस्कुरा रहे थे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो बेचारा तुम्हारी जरा सी तकलीफ पर बुरी तरह तड़प उठता है। आंख झपक गई हो तो और बात है, ये इल्जाम न लगाओ कि मैं मुस्कुराया भी था। मैं सुल्तान शाह को अपने भाई की तरह अजीज रखता हूँ। क्या वक्त ज़ाया करने के बजाय मोतीलाल के घर फोन करो, ताकि वो घर पर मौजूद भी हुआ तो इस वक्त नशे में धुत होकर सो रहा होगा। फोन करने से बेहतर होगा कि खामोशी से वहां धावा बोल दिया जाए। अव्वल खान ठीक कह रहा है कि सफारत की आड़ में जासूसी या तखरीबकारी करने वाले एजेंट अमली मैदान से दूर रहने की कोशिश करते हैं। वह मेरी बात दरमियान ही से उछकर बोली। उसने मेरी मफरूजा मुस्कुराहट पर किसी बहस का आगाज करने का इरादा सूरत-ए-हाल की नज़ाकत के पेश नज़र मुलतवी कर दिया था। मोतीलाल के लिए कोई आम सी रात नहीं है जो वो गधे घोड़े बेच कर सो रहा होगा। मैंने कदरे तेजी से कहा, अगर वो सुल्तान शाह के अगवा में मुलविस है तो इस वक्त किसी लासिल्की ऑपरेटर्स या वाकी टाकी पर अपने आदमी को हदायत दे रहा होगा। फोन करना सूदमंद साबित होगा। फोन फौरन उठा लिया गया और उसकी आवाज में नींद का शाहिबा न हुआ तो यह बात पाया सबूत को पहुंच जाएगी कि उसके बारे में अव्वल खान की शुबहात हकीकत पर मबनी है। उसने एक बार फिर मेरी बात काट दी और कदरे बेजारी से बोली, तुम बिला वजह मोतीलाल को अहमियत दे रहे हो। उसे उठाना कोई मसला नहीं होगा। किसी सफारती मिशन में चीफ स्टैनो का ओहदा बहुत बड़ा नहीं होता। तुम्हारे पुलिस अफसरान वैसे ही नफरी की किल्लत का रोना रोते रहते। उसके घर पर 1 या ज्यादा से ज्यादा 2 गार्ड्स होंगे जिनकी बंदूकों की नालियां अदम इस्तेमाल की वजह से जंग खोरदा हो चुकी होंगी। मैंने मजीद कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि वह नाक मुंह चढ़ाने के बावजूद स्पीकर फोन पर मोतीलाल का नंबर मिलाने में मसरूफ हो चुकी थी। इस वक्त नोक झोंक के बजाय असल समत में पेश रफ्त भी ज्यादा अहम थी। सिलसिला मिलने वाल पहली घंटी पर रिसीवर उठा लिया गया। यूं मालूम हो रहा था जैसे इतनी रात कहे भी उसे बेचैनी से किसी अहम फोन कॉल का इंतजार था। दबंग मर्दाना आवाज में हेलो की आवाज सुनकर हम तीनों के चेहरे खिल उठे। दूसरी तरफ से फौरी जवाब मिलने का मतलब था कि अव्वल खान ने सुल्तान शाह की तलाश के सिलसिले में सही रास्ते का इंतखाब किया था। हेलो, मैं रोजी बोल रही हूँ, मुझे मोती से बात करनी है। वीरा ने एंग्लो पाकिस्तानी लबो लहजा में बिगड़ी हुई उर्दू में अपना मुद्दा जाहिर किया। दूसरी तरफ चंद सानियों के लिए सुकूत छा गया। शायद वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि वीरा की आवाज की लगावट और चाशनी पर किस रद्दमल का इजहार करे। मोती सो रहा है, क्या वो तुमको जानता है रोजी डार्लिंग? आखिरकार वही आवाज उभरी। वो कदरे मोहतात था लेकिन उसकी आवाज में शदीद मर्दाना तजस्सुस पूरी तरह ओद कर आया था। बिल्कुल, वीरा ने इठलाई हुई आवाज में कहा। वो एक कॉकटेल पार्टी में मिला था। हमने काफी वक्त एक साथ गुजारा था। आज मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने अपनी पुरानी डायरियां निकाली। इन्हीं में मुझे उसका नंबर मिला है। उसने मेरे साथ गोवा में छुट्टियां मनाने की दिलफरेब बातें की थी। अब मुझे नींद नहीं आ रही तो वो क्यों सो रहा है? इतनी रात का वीरा के मखमूर लहजा में अदा की गई उन पुरमानी तफसीलात से कोई भी जिंदा दिलशक सहजान में मुब्तला हो सकता था। यही हुआ और दबंग आवाज में नरमाहट खुल गई। मैं मोतीलाल ही बोल रहा हूँ रोजी डार्लिंग, यू थर्स्टी स्वाइन। वीरा ने उससे मजीद कुछ कहने का मौका दिया बगैर प्यार भरे लहजा में कहा, फिर तुम झूठ क्यों बोले थे? क्या तुम मेरी आवाज नहीं पहचाने थे? बस मैं फोन बंद कर रही हूँ। ऐसा ना करना, जल्दी से कहा गया। बस भूल हो गई। कॉकटेल पार्टियों में ज़हन हवाओं में उड़ता रहता है। अगले दिन कुछ याद नहीं रहता कि किससे और क्या क्या बातें होती रही थी, लेकिन तुम्हारी आवाज की मिठास मेरे दिल पर नक्श है। तुम्हारे याद दिलाने पर मुझे सब कुछ याद आ गया। कहो इस वक्त कैसे फोन किया है? पहले ये बताओ कि तुम इतनी रात के क्यों जाग रहे हो? उसके सरी झूठ पर वीरा ने अपने पैंतरे दिखाने का फैसला कर लिया और कदरे बोझल आवाज में बोली, क्या तुम्हें मेरी तरह कोई याद, कोई बात सता रही है? ऐसा ही समझ लो, मैं इस वक्त परेशान हूँ। हम दोनों एक दूसरे की परेशानी दूर कर सकते। तुम्हें क्या परेशानी है? मोतीलाल के पिघलते ही वीरा उस पर हावी होने लगी थी। हम लोग यहाँ सख्त ज़हनी दबाव में रहते हैं, बस काम की कुछ परेशानियां हैं। ये सब बातें फोन पर नहीं हो सकती। क्या यह मुमकिन है कि हम इस वक्त कहीं मिल लें या तुम टैक्सी पकड़कर मेरे घर आ जाओ? आदमी चाहे तो क्या नहीं हो सकता। वीरा ने उसे चारा डालते हुए कहा, तुम्हें काम की क्या परेशानी हो सकती है? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हारा काम बहुत दिलचस्प और सनसनीखेज है। तुमने मुझे भी काम देने का वादा किया था। सब कुछ हो जाएगा, तुम आ जाओ। वो बेसब्री से बोला, मैं फोन पर ज्यादा बात नहीं कर सकता जब तक अपनी परेशानी की वजह नहीं बताओ कि मैं नहीं आऊंगी। वीरा ने दिल रुबायाना लहजे में कहा, क्या पता कि तुम अपनी परेशानी से मुझे भी उदास और मायूस कर दो। हम फिर कभी भी एक दूसरे से मिल सकते हैं। ओह, तुम बहुत सिद्धी लड़की हो। वीरा की छेड़छाड़ से उसका हैवानी इस तरह बढ़ता ही जा रहा था। मेरे 2 आदमी अचानक लापता हो गए। काफी देर से उनकी तरफ से कोई पैगाम नहीं आया। फोन की घंटी पर मैं समझा था कि शायद उन्हीं में से कोई होगा, लेकिन यह अच्छा हुआ कि तुमसे बात होगी। तुम आ जाओ तो हम अपने वक्त को खुशगवार बना सकेंगे।
हम तीनों ने आपस में मानी के नजरों से तबादला ख्याल किया। दुनिया के हर सीक्रेट एजेंट की तरह मोतीलाल भी जिंदगी और मौत की दो धारी तलवार पर बरहना पास चल रहा था और अपने पुरखतर मिशन में पोशीदा भयानक अंदेशों को दूसरी रंगीनियों में मुद्गम करके अपनी जिंदगी को कदर सहल बनाने का आरज़ूमंद था। सर्द और सरगर्म जंग के हर महाज पर ये एक खुलिया रहा है कि अपने मुल्क के मफादात के लिए पराई सरजमीन पर गैर कानूनी काम करने वाले सीक्रेट एजेंट आम तौर पर खूबसूरत मकामी लड़कियों के जाल में फंसकर तबाही के गार में गिरते रहे हैं। इस वक्त भी यही कुछ हो रहा था। मोतीलाल के लबो लहजे में दूर दूर तक कामयाबी और एतमाद की झलक नहीं थी। इब्तिदा में वो मोहतात था, लेकिन बाद की गुफ्तगू से उसके ज़हनी तनाव और असाबी कशीदगी का इजहार हो रहा था। इसकी जुबान से दो आदमियों के लापता होने की खबर सुनकर खुशी से मेरा दिल उछल पड़ा था। इस वक्त हम सबको भी इन दो आदमियों की तलाश थी जो सुल्तान शाह को लेकर भरे शहर में कहीं रपोश हो गए थे। इस वक्त तक सिर्फ एक बात सामने आ सकी थी कि सुल्तान शाह को मेरे पैगाम के हवाले से घर से बाहर निकालने वाला शख्स मोतीलाल था। STF के दो एहलकारों के बारे में अव्वल खान शकूक शुबहात में जरूर मुब्तला था, लेकिन यह बात खुलकर सामने नहीं आ सकी थी कि वो किस के लिए काम कर रहे थे। इस इबहाम में मोतीलाल के कहे हुए अल्फाज पहेली की काली जगहों को पुर करते नजर आ रहे थे। उम्मीद अफजा बात यह थी कि उसके दोनों आदमी भी सुल्तान शाह की तरह गायब थे। अगर सूरत हाल पर उनकी गिरफ्त मजबूत होती तो वो यकीनी तौर पर मोतीलाल को अपनी कामयाबी की इतला देते और इस बुरी तरह फिक्रमंद न होता कि एक बहकी हुई अजनबी लड़की को अपने दाम में फांसने के लिए गैर इरादी तौर पर उनकी गुमशुदगी का जिक्र कर बैठा। अभी चंद सानियों पहले तुमने टैक्सी का जिक्र करके मेरी तौहीन की है। वीरा कदरे बरहमी का मुजाहरा करते हुए कह रही थी, मैं तुम्हारे घर आना चाहूं तो मेरे पास अपनी गाड़ी मौजूद है, मगर मैं अपनी गाड़ी नहीं निकालूंगी। तुम्हारी सजा ये है कि तुम खुद मेरे फ्लैट आओ। यह फैसला बाद में होगा कि तुम मेरे फ्लैट पर रुकोगे या मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। प्लीज रोजी ऐसी बातें मत करो। वो खुशामदाना तेजी से बोला, तुम्हें शहर में अमन अमान के बिगड़े हुए हालात का इल्म है। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक हमें अपने घरों में महदूद कर दिया गया है। ये ऊपर वालों के सख्त तरीन अहकामात हैं। मैं इस वक्त घर से नहीं निकल सकता। तुम आओगी तो मैं तुम्हारे पैर छू कर अपनी गलती की मुआफी मांग लूंगा। मुझे याद नहीं रहा था कि तुम्हारे पास अपनी कार भी है, तो मुझे अपनी गाड़ी का नंबर बता दो। मैं भी सिपाहियों से कह देता हूँ, वो तुम्हारे आते ही फाटक खोल देंगे। अच्छा, तो तुम्हारे घर पर सिपाही भी हैं। वीरा ने उसकी बात काट कर दीदे नचाते हुए हैर से कहा, हिफाजत के नाम पर मकामी इंतजामिया ने दिन रात तो मुसल्ला सिपाही लगाए हुए हैं। उसकी आवाज से बेजारी मुतरशि थी। ये सब बहाने हैं। इन सिपाहियों का असल काम कुछ और ही है। वो आने जाने वालों पर नजर रखते हैं या फिर अंदर की सरगर्मियों की निगरानी करते होंगे। मेरी हिफाजत की कोई जरूरत पेश आई तो शायद ये सिपाही सबसे पहले मुझे बेआसरा छोड़कर भागेंगे। इन लोगों से मुझे किसी भलाई की उम्मीद नहीं है। आखिरी फिक्रों पर उसका लहजा तल्ख हो गया। मैं फोन बंद कर रही हूँ, वीरा ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। ऐसा ना हो कि तुम्हारे लापता आदमी फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे लिए वो दोनों मुझसे ज्यादा अहम है। नहीं, उसने तेजी से कहा, इनके पास मुझसे राब्ते के दूसरे जराए भी हैं। जब तक तुम आने का वादा नहीं करोगी मैं तुम्हें फोन बंद नहीं करने दूंगा। वो वीरा के जाल में फंस कर अहमकाना बातों पर उतरा है। मोती डार्लिंग, मैं इधर आने की हमाकत नहीं करूंगी। अच्छा हुआ कि तुमने पुलिस वालों के बारे में बताकर मुझे होशियार कर दिया। ये लोग एक बार मेरे पीछे लग गए तो मेरी शामें शहर की उम्दा तफरीगाहों की बजाय हवालात और थानों में गुजरने लगेंगी और मैं बयान लिखवा कर नीम पागल हो जाऊंगी। ओह, स्पीकर फोन पर उसकी गजबनाक कुर्राहट गूंजी। शायद मैं पागल हो गया हूँ जो तुमसे बेतुकी बातें किए जा रहा हूँ। अच्छा, तुम अपना फोन नंबर दो मुझे, मैं सुबह तुमसे बात करके आऊंगा। फोन नंबर तो मैं कॉकटेल पार्टी में दे चुकी थी, वीरा ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। मुझे तुम्हारा नंबर अपनी पुरानी डायरी में से मिला है। तुम्हें भी मेरा नंबर किसी पुरानी नोटबुक में मिल जाएगा। इस वक्त अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ, टाटा। वीरा ने बटन दबाकर स्पीकर फोन बंद कर दिया। उसके चेहरे पर फातियाना चमक नुमाया थी। गजब खुदा का। गजाला हैरत से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम अजनबी मर्दों से भी इतनी बेतकल्फी से बेखुदा किस्म की बातें कर लेती हो। तुम्हारी लच्छेदार बातों में फंस कर वो हमारे काम की हर बात उगल बैठा है। अब समझ में आया कि रेशा खत्मी होना किसे कहते हैं। ये बेहुदा बातें नहीं थी, वीरा ने यक बयक संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा। शक्लो सूरत, लिबास, अदाओं और हत्ता की आवाजों से मर्दों को शीशे में उतारना बाकायदा एक फन है जिसे मैंने बड़ी रियाजत से सीखा है। मेरे बाप ने डान मरसियानो नामी ऊंचे दलाल का रूप धार कर मुझे बस यही कुछ सिखाया था जो जिंदगी के हर गाम पर मेरे काम आ रहा है। तुम सुन रही थी कि उसने अज खुद कोई बात नहीं उगली। मैं गुफ्तगू को अपनी पसंद के रुख पर चला रही थी। अब वो किसी गंजे उल्लू की तरह अपना सर पीट रहा होगा। फोन की घंटी ने हमें चौंका दिया। गजाला ने इस्तफसार तलब निगाहों से मेरी तरफ देखा। मालूम होता है कि मोतीलाल ने तुम्हारा नंबर तलाश कर लिया है, मैंने वीरा से कहा और रिसीवर उठाने के बजाय बटन दबाकर स्पीकर फोन ऑन कर दिया। कमाल कर दिया, उस लड़की ने कमाल कर दिया। दूसरी तरफ से अव्वल खान बोल रहा था और उसकी आवाज से खुशी फूटी पड़ रही थी। मालूम होता है कि खूबसूरत औरतें और दिलकश आवाजें हर घटिया तकरीबकार की कमजोरी होती हैं। वीरा ने अपनी जहानत से मेरी आधी परेशानियां दूर कर दी हैं। लेकिन तुम किस हवाले से बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो? अव्वल खान की बेरब्त बातों ने मुझे हैरान कर दिया। हमारे इंतजामात कुछ ऐसे ही होते हैं।
ऑब्जर्वेशन मशीन पर मोतीलाल के फोन के मसरूफ होने का सिग्नल आते ही एक लाइन मेरे फोन से मिला दी गई थी। मैंने वीरा और मोतीलाल की पेचदार गुफ्तगू लफ्ज ब लफ्ज अपने कानों से सुनी है। इस मर्दू से सब कुछ उगलवाने के बाद वीरा ने ऐसे खूबसूरत मोड़ पर फोन बंद किया कि ये कल फिर मोतीलाल को फोन करे तो वो इसे रोज समझकर इसकी खुशामदीद शुरू कर देगा, लेकिन अब मैं उसे फोन नहीं करूंगी। वीरा ने हंसते हुए कहा, खुदा करे कि वो इन्हीं दो आदमियों की बात कर रहा हूं जिनकी हमें तलाश है। 100% वो ही है। कड़ियां मिलती जा रही हैं। तुमने सुना नहीं कि मोतीलाल राब्ते के दूसरे जराए की बात कर रहा था? वो यकीनन वाकी टाकी या ट्रांसमीटर पर रिपोर्टों का तबादला ख्याल करते होंगे। तुम तो 3 आदमियों के साथ उधर आ रहे थे, वहां फोन लेकर क्यों बैठ गए? मैंने पूछा। आदमी अलमारियों या दराजों में नहीं रखे होते। उसकी खुश दिलाना आवाज उभरी, इनका बंदोबस्त करने में वक्त लगता है। मैं इन्हीं तैयारियों में मसरूफ था कि ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग सेल से फोन आ गया। फिर अब क्या इरादा है? मैंने सिगरेट का एक गहरा कश लेकर सवाल किया। मेरा ख्याल है कि अब मोतीलाल को छेड़ना बेसूद होगा। उस पर तशद्दुद करके भी हम ज्यादा से ज्यादा वही कुछ उगलवा सकते थे जो वीरा ने बातों बातों में मालूम कर लिया। हमें इसको बेखबरी में घेर कर रंगे हाथों पकड़ना होगा। इसमें शायद वक्त लगेगा। इस वक्त सिर्फ सुल्तान शाह के बारे में तशवीश है। अव्वल खान ने जवाब दिया। सारी परेशानी उसी के बारे में है। वीरा ने कहा, खुदा करे कि वो सही सलामत हो। हैरत है कि तुम उसके बारे में इतनी फिक्रमंद हो। वीरा की फिक्रमंदी पर गजाला अपनी हैरत पुशीदा न रख सकी। तुम लोग फिर उलझने लगे। स्पीकर फोन पर अव्वल खान की फहमाइशी आवाज उभरी, खोपड़ियां ठंडी रखो, मैं अभी आता हूं। उसी के साथ लाइन बेजान होगी। मैंने स्पीकर फोन बंद कर दिया। मैं इसके बारे में हमेशा फिक्रमंद रहती हूँ। वीरा ने गजाला के तबसरे का बुरा माने बगैर ख्याल अंगेज लहजा में कहा, मैं उसे बहुत अच्छी तरह समझने लगी हूँ, इसीलिए उससे लड़ती और उलझती रहती हूँ। वो अजीबो गरीब टाइप का आदमी है। उसे भड़काते और इश्तियाल दिलाते रहो तो हर वक्त मुकाबले पर कमर बस्ता रहेगा। जिस दिन भी मैंने उससे जरा सी हमदर्दी या नरमी का बर्ताव किया, वो मेरी गोद में सर रखकर किसी बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। कहा, यह तुम्हारी खुशफहमी है। गजाला ने कहा, सुल्तान शाह अंदर से इतना नर्म और बोधा नहीं है कि तुम्हारी हमदर्दी के 2 बोल भी न सह सके। आड़े वक्तों में तुम उसकी जवाब मर्दी के मुजाहरे ही देख चुकी हो। मैंने उसे बुज़दिल नहीं कहा। वीरा ने फौरन ही अपनी सफाई पेश करनी जरूरी समझते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि उसकी तरबियत में कहीं कोई टेढ़ रह गई है जिसने उसके मिजाज पर गहरा असर डाला है। ये तुम्हारे ख्यालात हैं, इसलिए इन्हें अपनी खोपड़ी तक महदूद रखो। मैंने उन दोनों की खींचातानी में दखल देते हुए कहा, मैं इस वक्त तुम्हारी तरबियत की टेढ़ के बारे में सोच रहा हूँ। डालमरसियानों ने तुम्हें मर्दों का शिकार करने के सारे गुर सिखा दिए हैं, लेकिन इनसे बनाए रखने के मामले में तुम कोरी हो। जब भी बरसों से तुम्हारी दोस्ती को भुगत रही हूँ। उसने तन से कहा, वो और बात है। इस वक्त सुल्तान शाह की बात हो रही थी। मैं उसे भी सींग नहीं मारती। उसने मेरी बात काट कर तुर्शी से कहा, बाजार तो तुम उससे बेजार नजर आने की कोशिश करती रहती हो। मैंने जवाब दिया, मैं नहीं चाहती कि वो किसी नौजायदा बच्चे की तरह मेरी गोद में सर रखकर रोना शुरू करते। मैंने एक हल्का सा कहका लगाया और कहा, लेकिन इस वक्त सुल्तान शाह के बारे में तुम्हारी तशवीश से ऐसा मालूम हो रहा है जैसे तुम कंवारी बेवा कहलाने के तसव्वुर से खाइफ हो। फौरी तौर पर वो बात वीरा के पल्ले नहीं पड़ सकी, मगर कंवारी बेवा का मफहूम समझते ही वो मुक्का तान कर मेरी तरफ झपटी थी। अगर मैं तेजी से गजाला की ओट में ना हो गया होता तो वो मुक्का मेरी गर्दन पर पड़ा होता। वो दांत पीस कर मुझे बुरा भला कहती रहती, लेकिन वो सिलसिला चंद लम्हों से ज्यादा जारी न रह सका। फ्लैट की डोर बेल की तेज आवाज ने हम तीनों को चौंकने पर मजबूर कर दिया था। मैं तेजी से आगे बढ़ा और ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर दरवाजा खोल दिया। मेरे सामने सुल्तान शाह खड़ा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर कई ताजा खून आलूद खराशें भी नजर आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद उसके होठों पर अजीब सी सफाकाना मुस्कुराहट जमी हुई थी। मैंने बेख्तियार उसे खींचकर अपनी बाहों में समेट लिया। अरे ये तो जिंदा है। मेरे पीछे मौजूद वीरा ने उसे देखते ही तहय्युर ज़दा आवाज में कहा, हम लोग बिला वजह इसके बारे में परेशान हो रहे थे। ढीठ किस्म के लोग इतनी आसानी से किसी मुसीबत में नहीं पड़ते। हम तीनों में सबसे ज्यादा परेशानी तुम ही को थी। गजाला ने चुपती हुई आवाज में उसे जवाब दिया, अगर डैनी ने तुम्हें ना संभाला होता तो शायद तुम इस वक्त आंसू से रो रही होती। मेरे बारे में किसी को इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। सुल्तान शाह मेरे सीने से अलग होकर ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं हूं। जो लोग अपने हर सांस के लिए मौत के जबड़ों में उतर जाने पर तुले रहते हूं, उनसे मौत भी खौफ खाने लगती है। गनीमत है कि इस वक्त तुम्हारा लहजा ऊंचा नहीं था, वरना आगा हशर के थिएटर ड्रामे की याद ताजा हो जाती। गजाला हंसते हुए बोली, और तो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है। इस मौत की चंद निशानियां हैं जो बस मुझे छू कर गुजर गई। फोन करके अव्वल खान को बुला लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं अपने साथ उसकी एक आदमी की लाश भी लाया हूं। उसने एक सोफे पर गिर कर कहा, लाश? कमरे में हम तीनों की तहय्युर ज़दा आवाजें उभरी। फिर वीरा बोले, पूरे वाकयात बताओ। अव्वल खान को बुला लो, उसने गहरी संजीदगी से कहा। मैं एक ही कहानी 2 बार सुनाने की जहमत से बच जाऊंगा। ये कहकर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक ट्रांसमीटर निकालकर मेज पर रख दिया। वीरा ने फौरन ही वो आला उठाकर उसका बटन ऑन कर दिया। इस पर चंद सानियों के लिए सिर्फ रेडियाई शोर गूंजता रहा। फिर एक भारी और जानी पहचानी आवाज सुनाई देने लगी, मास्टर कॉलिंग अल्फा पार्टी। दोनों में से जो भी मेरी आवाज सुन रहा हो
मेरी बात का जवाब दे। मैं तुम लोगों की खामोशी और गुमशुदगी से फिक्रमंद हूं। ओवर।